हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 है यह। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 5 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की सेशन का मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों के लिए आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, साथ ही साथ एडुटेरिया का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 था उसको भी चलाया जा रहा है। आप वॉल्यूम 1 भी लगा सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा यानी कि जो दशहरा का पर्व था वो समाप्त हो गया है। अब अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। दिसंबर माह में आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से लिया जाएगा, तो आपके पास केवल 1 महीने मान करके चलिए कि समय बचा हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। चूँकि यह पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, फरवरी 2023 में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व, जिसमें से उधार को छोड़ करके उसके बीच अंतर है। ठीक है ना। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व, और राजस्व में से उधार को छोड़ दीजिए तो इनके बीच का यह अंतर है। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, 17,86,816 करोड़ रुपया। और देखिए, यह जीडीपी के 5.9%, ध्यान रखेंगे, जीडीपी के यह 5.9% गिरावट का अनुमान है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा जो है फ्रेंड्स, यह थर्मल एनर्जी का है। थर्मल ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल ऊर्जा कितना है? तो 59.1% है। ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो अक्षय ऊर्जा 27.5%, 27.5%। उसके बाद हाइड्रो यानी कि जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा 11.7%। तो ये आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा। चलिए, उसके बाद देखिएगा तापीय ऊर्जा भी आपको कहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना आपको। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। आप कह सकते हैं कि बिहार दरोगा का यह घटना चक्र 2023 है, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। तो देख लीजिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए, प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के कलोल में, कहाँ पर, गुजरात के कलोल में इफ़को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के कलोल, याद रखेंगे। चलिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 14 अगस्त के दिन। 14 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, ठीक है ना। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? देखिए, ये जो बम चक्रवात है ना, ये बम चक्रवात एक बर्फीला तूफान है। क्या है फ्रेंड्स? यह एक बर्फीला तूफान है और यह आया था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, यह जो आया था यह अमेरिका और कनाडा में आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर देखिए EOS जो है, EOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, EOS का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसको जो प्रक्षेपित किया गया है, यह प्रक्षेपित किया गया है फरवरी 2023 10 फरवरी के दिन, ठीक है ना। किससे? तो SSLV यानी कि SSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। एक PSLV देखिए यहाँ पर दिया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SSLV याद रखिएगा, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। इससे लॉन्च किया गया SSLV D2 से। और इसके साथ जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसके साथ जो है अमेरिका का जानूस सैटेलाइट, अमेरिका का जानूस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अमेरिका का जानूस 1 इसका नाम है, इसको भी लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इसके साथ जो है भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस किड्स का आज़ादी सैट-2, यहाँ मैं लिख देता हूँ आज़ादी, देखिए आज़ादी ZAA है DI, आज़ादी सैट-2 को भी लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी सैट-2 को किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो SSLV D2 से। जानूस 1 को किससे किया गया था? तो SSLV D2 से। EOS-7 को SSLV D2 से, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह ऑपरेशन जो था, यह ऑपरेशन दोस्त था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना, इंडियन नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए। साथ ही साथ अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात है कि इजराइल और हमास का जो वार चल रहा है ना, उसमें से इंडियन को इवैक्यूएटेड करने के लिए अजय जो ऑपरेशन है, अजय ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है ना, अजय ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मैनग्रोव वन का कितना वर्ग किलोमीटर है बताएंगे? तो फ्रेंड्स, ये है 4992 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पिछले बार की जो रिपोर्ट थी ना, उसकी तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो याद रखेंगे 17 किलोमीटर स्क्वायर की, यानी कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस बार। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पश्चिम बंगाल में है। सारे पॉइंट्स को भाई ध्यान रखेंगे। देखिए, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चूँकि खिजड़िया और बखीरा, आपको याद होगा, खिजड़िया और बखीरा ये चर्चा में रहा था, तो बखीरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और खिजड़िया जो है ये गुजरात में है। क्लियर ना, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए, अभी जो है लक्षद्वीप का मिनिकोय कुंडी बीच, मिनिकोय तो आपने सुना होगा, मिनिकोय कुंडी बीच, और 2 बीच है लक्षद्वीप का, एक मिनिकोय कुंडी बीच और एक कदमत बीच, और एक कदमत बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट दिया गया, और इस तरह से टोटल अब 12 हो गए हैं। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइक्लोन 1 पहला अभ्यास है यह, ठीक है ना, पहला ही संस्करण था, और यह मिस्र और भारत के बीच में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कहा जाता है CCPI शॉर्ट में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है ना। और यह जो है संस्था कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है, देखिए 3 संस्था है, जर्मन वाच, एक जर्मन वाच हो गया, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा हो गया क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क।
ये 3 संस्था जारी करता है। कौन कौन से? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है ना। और भारत का स्थान इसमें 8वां है, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो और चौथे स्थान पर जो है डेनमार्क है। क्लियर? चलिए, भारत 8वें नंबर पर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का आपसे थीम पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट, अच्छा, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है? जरा आप डेट बताएंगे आप। चलिए, आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा मुझे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए और मैथिली भाषा के लिए, ये आपको कम से कम याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है, ठीक है ना। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए, इनके उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है ना। और हिंदी के लिए पूछा गया है तो बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी के लिए, ठीक है ना। तुमड़ी के शब्द के लिए कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। और मैथिली के दिया गया है अजीत आज़ाद को, मैथिली के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है ना। चलिए, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखिए नोबेल पुरस्कार वितरित किया जा चुका है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नोबेल प्राइज देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो नरगिस मोहम्मदी को, ये आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को, साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को दिया गया था। तो कम से कम ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। और भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और जीव विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये सब देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न बनेगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों को दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिजी में किया गया था। फिजी की राजधानी कहाँ पर है? तो सुआ में है, ठीक है ना भाई। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 23वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा, जो कि 2026 में होगा, तो फ्रेंड्स ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इतना आप ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। 2022 में जो हुआ था ये दोहा में हुआ था, कतर, ठीक है ना। और विजेता जो रहा था अर्जेंटीना रहा था, फ्रांस को हरा करके जीता था, सब याद रखना आपको। चलिए, किस फुटबॉल खिलाड़ी, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले जो थे, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो पेले जो थे ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे और ये ब्राज़ील के थे, ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो यह देश जो है यह पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पाकिस्तान है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखना है। भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरा स्थान पर है, चाइना के बाद भारत तीसरा स्थान पर है, ठीक है ना। चलिए, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो इस पुस्तक को लिखा है शेखर पाठक ने, शेखर पाठक ने लिखा है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता, बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच भाई कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है और नीचे से आंसर चुनना है। 3 कथन दिया गया, तीनों कथन आपको दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला कथन और दूसरा कथन जो है इसमें सही है, तीसरा जो है तीसरा गलत दिया गया है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको सेट लगवा दूँ, ठीक है ना। ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। तो पहला दूसरा सही दिया गया और तीसरा गलत दिया गया है। तो पूछा गया कि कौन सा इसमें से जो है सही है, नीचे से आप देख सकते हैं उपयुक्त में से कौन सा सत्य है, तो पहला और दूसरा। चलिए, उसके बाद देखिए, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं, चलिए बताएंगे। तो स्थानीय सरकार जो है ये लोकतंत्र का आधार होती है, लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वर्णन है? अब क्रम से आपको याद रखें, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो ये 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन से न्याय हैं? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। अब दूसरा, चलिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है ना। कितने प्रकार की समानता का है? तो 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन से? तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है ना। तो 3, 5, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा था 28 नंबर। 1 मिनट आ जाइए यहाँ पे। हाँ, ये नंबर था 28। ठीक है ना, यही था ना क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब आइए 29 नंबर करेंगे। देखिए 29 नंबर में क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो था, यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो ध्यान रखिएगा, ये 51वां संविधान संशोधन था। 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आपको पता है लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया। देखिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही दिया गया। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित जो बैठक हुई थी, अधिनियम जो बना था, ये 1908 में नहीं बना था। ये बना था कब? तो ये 1907 में बना था। ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन याद होगा। 1993 में, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना, यह यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है ना। और ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये और भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो इन्होंने संविधान का आत्मा जो है आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? देखिए यहाँ पर संघीय गुण पूछा गया है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, लिखित संविधान भी है, और केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा जो है। संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, और संसदीय ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संघीय गुण नहीं है एकल नागरिकता। क्लियर। चलिए 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? अच्छा 14 राष्ट्रीय बैंकों का तो आपको भलीभांति याद होगा। 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया 6 प्रमुख बैंकों का, तो 6 प्रमुख बैंकों का छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किया गया था कब? तो याद रखेंगे 1984 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है, गुड़गांव जिसको कहा जाता है। चलिए 38 नंबर देखिएगा कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है M4 में। M4 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को। तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1961 से लेकर के 1966 तक इसका कार्यकाल निर्धारित था। तो यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार किया जा चुका है। कब कब? तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1949 में किया गया था, फिर दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में किया गया था। 1949 पहली बार, 1966 दूसरी बार, और तीसरी बार 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा है? यह जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा। ठीक है ना, जोजिला। नाथुला दर्रा कहाँ पर है भाई? नाथुला सिक्किम में है। बारालाचा कहाँ पर है? बारालाचा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। और ये जलबचला जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी सिक्किम में है।
चलो उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए तो ये आपको झारखंड का जादूगोड़ा याद होगा। जादूगोड़ा राइट आंसर इसका हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह किसको जोड़ता है? बेरिंग जो है यह जोड़ता किसको है? बेरिंग जोड़ता है अटलांटिक और प्रशांत को। एक मिनट रुक जाइए, आर्कटिक और प्रशांत को, आर्कटिक और प्रशांत को, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड, किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? इसको अभिनति कहा जाता है। इसको अभिनति कहा जाता है। किसी भी चट्टान में जो डाउनफोल्ड होता है उसको अभिनति कहा जाता है। कोलेरू झील पूछा गया है, किस राज्य में है? कोलेरू जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर जो बना हुआ है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा पर है, गुजरात में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन इसमें से गलत पूछा गया है? देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, इनमें से सभी कथन जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48 नंबर करेंगे। यहाँ से देखिए 48 नंबर है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, यहाँ अंग्रेजी में दिया गया स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी। तो यह गैलेक्सी जो है यह पूछा गया है कौन सी गैलेक्सी है? तो यह गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसे क्या कहा जाता है? इसे मेसियर 31 के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेसियर 31 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, क्वार्टजाइट जो है यह किस प्रकार का एक शैल होता है? तो क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? तो देखिए क्वार्टजाइट जो है ना यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक तो क्वार्टजाइट हो गया, उसके बाद इसमें नीस हो गया, नीस साइनाइट, स्लेट, ठीक है ना, स्लेट जिसको कहेंगे, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब जो है ये आपके रूपांतरित के। अच्छा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण भी पूछा जाता है। तो आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद रखिएगा। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रक फार्मिंग। देखिए, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध। अच्छा, मौर्य काल के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक सबसे महानतम सम्राट हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो ये कहा जाता था गुप्तचर व्यवस्था को। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? मिथिला का जो कर्नाट वंश था इसकी स्थापना नान्यदेव ने किया था, नान्यदेव ने, ठीक है ना। और इसके आखिरी शासक हरिसिंह देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? सिमरागढ़ थी। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, जी हाँ, वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा किया था। पहली बार 1498 में, आपको याद होगा, दूसरी बार 1501 में, तीसरी बार 1524 में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, 3 बार आया था। कहीं कहीं आपको 1501 या कहीं कहीं आपको 1502 भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है आपको। 3 बार आया था, ठीक है ना। एक बार 1498, फिर 1501-2 में, 1501 ही आप मान के चलिए, और तीसरी बार 1524 में, 3 बार आया था, ठीक है ना। तो ये आपका एक बार, दूसरी बार 1501। वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760, नॉट 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। तो ये क्रम अब आप लगा लीजिए। देखिए, इसमें से अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका 1501 यानी कि पहला आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा 1501 के बाद 1759 यानी कि चौथा। पहला और चौथा कहाँ पर दिया गया है? 1 मिनट रुक जाइए। कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो यही क्रम होना चाहिए ना, पहला, उसके बाद आपका 1500 के बाद, नहीं 1500 के बाद यहाँ 1600 है ना, फिर 15 यानी कि पहला, फिर तीसरा,
फिर चौथा और फिर दूसरा, 1 3 4 2 यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अस्थायी बंदोबस्त पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये लिबरल पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले ये पहले भारतीय थे, मतलब उसमें चुन करके जाने वाले पहले भारतीय थे। 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन आया था कब, तो 1942 में आया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद इसके आधिकारिक वार्ताकार थे। ये और भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, ये लूसेंट में आपने पढ़ा होगा, पम, रत्न और पुन, पम, रन और पुन। कम्बन नहीं थे। कम्बन जो थे ना, ये तमिल साहित्य के थे, ठीक है ना, कम्बन तमिल के हो जाएंगे। कन्नड़ में शामिल नहीं है कौन, तो त्रिरत्न में कन्नड़ में कम्बन नहीं है। बाकी पम, रन और पुन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कह करके संबोधित किया है। अच्छा, ये तो 3 दिनों का तमाशा है। और शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है ना। और 3 दिनों का तमाशा कहा था किसने, तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने, अश्विनी कुमार दत्त ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर करिए कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था, तो ये आपको याद होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये तो शुद्ध द्वैतवाद हो गया और एक अद्वैतवाद पूछा जाता है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद बड़ा पूछा जाता है, तो अद्वैतवाद का याद रखेंगे शंकराचार्य होगा और शुद्ध द्वैतवाद का क्या हो जाएगा, तो ये वल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो यह राजपूत शासक कौन था, तो यह राजा जय सिंह था, ठीक है ना। मरियाह प्रथा, नरबली प्रथा जिसको कहेंगे, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो ये खोंड जनजाति था। खोंड जनजाति जिन्होंने विरोध किया था, उड़ीसा का खोंड जनजाति। चलिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। वज्रयान शाखा का जो है उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति के बाद बट गया था बौद्ध धर्म, तो ये 4थी संगति के बाद, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्थल है और किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, रोपड़ चिनाब नहीं, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दैमाबाद प्रवरा ये सही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। चलिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। हॉट स्पॉट, तो देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है, यह शब्द नॉर्मन मेयर्स ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। नॉर्मन मेयर्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, और पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में माना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। इसकी स्थापना जो है 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस के उदाहरण नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, उसके बाद CFC भी होता है और ओजोन भी होता है, ठीक है ना, ओजोन O3, ध्यान रखिएगा। NO2 नहीं है इसमें से। चलिए, उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत का यह पहला रामसर स्थल है, उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पहले ये रामसर स्थल हैं भारत के। वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं, रामसर साइट है इंडिया में। एक बार कंफर्म कर दीजिए इसको, क्या मैं सही बता रहा हूँ, 75, ठीक है ना।
और इसको शामिल किया गया था कब, याद रखेंगे भाई 1981 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 70 नंबर। देखिए इतने बेहतरीन तरीके से कोई भी यूट्यूब पर आपको सेट प्रैक्टिस नहीं करवाता है। देखिए पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स यह किसके बीच का है, तो राइट आंसर बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जीव और वन का नहीं, मृदा जल का नहीं, जीव और वातावरण के बीच का है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्पोंजिला जो है यह किस संघ से संबंधित है, स्पोंजिला जो है यह किस संघ में आता है, तो यह आता है संघ पोरीफेरा में, संघ पोरीफेरा राइट आंसर हो जाएगा। एनेलिडा में जोंक वगैरह आते हैं, जोंक आता है, केचुआ आता है, ये एनेलिडा में आते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोपोडा में क्या आता है, तो ऑर्थोपोडा में आता है केकड़ा, ठीक है ना, ये सब आता है केकड़ा। उसके बाद आपका घोंघा। चलिए लाइजोजोम क्या है, लाइजोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि पाचन करता है यह, तो यह पाचन केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू के उदाहरण कौन से। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है अस्थि या उपास्थि और रक्त, ये तीनों जो हैं ये आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए जीरोप्लेथेलमिया और रतौंदी ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है ना, याद होगा आपको। चलिए उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, जो कार्टिलेज है ना, यह कनेक्टिंग टिश्यू है, अभी मैंने बताया था संयोजी ऊतक है, इसकी कोशिकाओं को कहा जाता है। तो इसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण जो होता है यह सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। देखिए त्रिकोष्ठीय पूछा गया है, चार कोष्ठीय मैं बता देता हूँ। चार कक्षीय हृदय जो है ये पाया जाता है किसमें, स्तनधारी और पक्षियों में, यानी कि हमारे में जो हम लोग स्तनधारी हैं और पक्षियों में चार कक्षीय। मछली में, मत्स्य में दो कक्षीय हृदय, और यहाँ तीन कक्षीय पूछा गया है जो कि उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है ना। अधिवृक्क ग्रंथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीलापन जो होता है ना, पीला रंग, ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। सिंपल क्वेश्चन है। किसमें से जीन की कार्यात्मक इकाई पूछा गया, कौन सा जीन का, तो मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि सिस्ट्रॉन जो होता है ना, ये जीन की कार्यात्मक इकाई है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, तो जूल सेकंड होता है प्लांक नियतांक का मात्रक, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, अधिक ऊंची छलांग, इसका कारण क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका कारण भी आपको पता होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या है, अत्यल्प है, ऑप्शन नंबर सी 1/6। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है इसका, तो आपस में चिपक जाते हैं क्यों, तो इसलिए चिपक जाते हैं कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश के जो रंग है उसका तरंग दर सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है ये बैगनी का होता है। तो सबसे कम पूछा गया है ना, तो बैगनी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल होता है। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो बैगनी का, क्योंकि इसका तरंग दर सबसे कम है इसीलिए विचलन ज़्यादा होगा। सबसे कम विचलन लाल का होगा क्योंकि इसका तरंग दर सबसे ज़्यादा है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो जल में क्या मिलाया जाता है, तो जल में देखिए मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। देखिए निम्नलिखित में से मिलान करना यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपका बारूद हो जाएगा। पेनिसिलिन ये आपका एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक। यूरिया एक उर्वरक है, और मेलाथियान जो है ये कीटनाशी है। तो इसको अब आप लोग भाई मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसमें से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये बोरॉन हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल कौन सा है, इनमें से कार्बनिक अम्ल पूछा गया है, तो ये एसेटिक अम्ल जो होगा ये कार्बनिक अम्ल है, ठीक है ना, एसेटिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हैबर विधि
किस में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया बनाने के लिए। इसमें किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लौह चूर्ण का, यानी कि लोहे के चूर्ण का। चलिए, कथन पर विचार करना है। 7A के तत्व इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बताइएगा। सही दिया गया है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं, ये क्लोरीन की होती है, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा गलत है। और यहाँ पर देखेंगे तीसरा, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो पहला और तीसरा सही है। तो कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कलामंडलम, यहाँ देखिए कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, यह जो है यह किससे थी? तो यह मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? भारतमाला परियोजना 2017 में, 2017 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम जो है आपको बताना है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए उत्तर प्रदेश तो नहीं दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सा सही सुमेलित लेखक के नाम से नहीं है? रसखान प्रेम वाटिका सही है, फिरदौसी शहनामा भी सही दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, अमृता प्रीतम का आंसू नहीं है, आंसू जो है यह जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन डी गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? मलेशिया का फुटबॉल नहीं है, ठीक है ना। बाकी रूस, ब्राज़ील और फ्रांस का फुटबॉल है। इन 95 प्रश्नों में से फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से मैं मैथ रीजनिंग का आंसर बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप का चैनल मैंने बनाया हुआ, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा वहाँ पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर जुड़ जाइए, PDF वहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 97 का 2% हो जाएगा। एक बार मैथ के क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए यहाँ देख लेते हैं 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा। 32 कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन नंबर डी में। और 100 का यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है, ये 42 राइट आंसर हो